तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एनम 5272 वाले पोस्ट के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हम मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। मिडवाइफरी का हमारा लेक्चर नंबर 33 है। तो पिछले वर्ष पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। तो अब 30 में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और 30 में आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा गर्भावस्था के दौरान लाइनिया निग्रा किसका संकेत देती है। आयरन की कमी, त्वचा पर हार्मोनल प्रभाव, कैल्शियम की अधिकता या थायराइड असंतुलन। तो किसका देता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, त्वचा पर हार्मोनल प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं आगे। करा गर्भवती महिला में हेपरिन का उपयोग क्यों किया जाता है। गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए, भ्रूण के विकास को बढ़ाने के लिए, रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए या उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। तो करा गर्भवती महिला में हेपरिन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए या भ्रूण के विकास को बढ़ाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के दौरान यूटेराइन एटानी से क्या तात्पर्य है। गर्भनाल का अत्यधिक या अमरियोटिक द्रव की अधिकता, प्लेसेंटा का जल्दी बाहर आना, गर्भाशय का संकुचन न होना। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय का संकुचन न होना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, नवजात की पहली मल त्याग सामग्री को क्या कहा जाता है। तो नवजात की पहली मल त्याग सामग्री को हम कहते हैं क्या, कोलोस्ट्रम, मैकेनियम, बिल्बुरीन या सरफेक्टेट। तो क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पर मैकेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आपको कुछ मिक्स लग रहे होंगे कि हमने पिछले में पढ़ा था तो इसमें पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए क्या है वो हमने डाला इसलिए क्या कि क्वेश्चन की रिवीजन भी होता रहे और आपको पता भी चले कि क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा था। यदि आपने पढ़ा था तो आप तो बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं अच्छे से तो कभी भी नहीं बता सकते हैं। तो करा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, गर्भाशय में संक्रमण या भ्रूण का धीमा विकास या समय से पहले प्रसव या गर्भाशय की झिल्ली का समय से पहले फटना का अर्थ है। तो आइए इसका देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा पांचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय की झिल्ली समय से पहले फटना। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा अगला, नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है। रक्त में, शरीर में बिल्बुरीन का बढ़ना, विटामिन डी की कमी, अधिक मात्रा में स्तनपान। तो कह रहा क्या नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में बिल्बुरीन का बढ़ना क्या नवजात में पीलिया का मुख्य कारण है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उपयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है। कम वजन, जन्म वजन या शिशु का जन्म के समय क्या वजन कम होना या हाइपोथर्मिया या संक्रमण या नवजात पीलिया। तो कह रहा है नवजात में फोटोथेरेपी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवजात पीलिया। नेक्स्ट कह रहा है एम्ब्रियोसेंटेसिस के जांच किसके लिए की जाती है। गर्भवती महिला के ब्लड ग्रुप के लिए, भ्रूण के अनुवांशिक विकारों की जांच के लिए, गर्भाशय संकुचन की निगरानी के लिए या नवजात के जन्म के बाद श्वसन जांच के लिए। तो कह रहा एम्ब्रियोसेंटेसिस जांच किसके लिए की जाती है। तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के अनुवांशिक विकारों की जांच के लिए। नेक्स्ट कह रहा एक्लेम्सिया किस स्थिति में से संबंधित है। उच्च रक्तचाप और झटके, गर्भाशय में संक्रमण, नवजात का कम वजन या अत्यधिक स्तनपान। तो कह रहा एक्लेम्सिया किस स्थिति में से संबंधित है। तो हमारा नौवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और झटके। नेक्स्ट कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। रक्त शर्करा नियंत्रित करना, गर्भाशय संकुचन बढ़ाना, नवजात के तापमान को नियंत्रित करना या रक्तचाप बढ़ाना। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय संकुचन बढ़ाना। नेक्स्ट कह रहा नवजात शिशु में सरफेक्टेंट की कमी से क्या समस्या हो सकती है। फेफड़ों में अपरिपक्व होने से श्वसन संकट या शरीर में शुगर की अधिकता, पाचन तंत्र की असामान्यता या अधिक हृदय गति। तो कह रहा नवजात शिशु में सरफेक्टेंट की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों के अपरिपक्व होने से श्वसन कष्ट।
तो हमारा 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है ओलिगोहाइड्रामरियोस का अर्थ क्या होता है? अधिक अम्रियोटिक द्रव, कम अम्रियोटिक द्रव या प्लेसेंटा का खराब होना, जुड़वा गर्भ धारण। तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामरियोस का अर्थ क्या होता है? तो हमारा 12वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम एम्ब्रियोटिक द्रव। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा सर सेफेलोहेमेटोमा नवजात के किस अंग में होता है? हाथ में, पैर में, सिर में, पेट में। तो कह रहा सेफेलोहेमेटोमा किस अंग में होता है नवजात के? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर में, सी से सिर। नेक्स्ट कह रहा पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण क्या होता है? तो गर्भाशय का उचित संकुचन न होना, गर्भाशय में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, भ्रूण की असामान्यता। तो कह रहा पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण क्या होता है? तो हमारा 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय का उचित संकुचन न होना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा ब्रेस्ट एब्सेस का मुख्य कारण क्या होता है? स्तन में दूध का अत्यधिक निर्माण, जीवाणु संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन, अधिक स्तनपान। तो कह रहा ब्रेस्ट एब्सेंस का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु संक्रमण। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था के दौरान हाइड्रेमरियोस का क्या अर्थ है? गर्भाशय में अधिक रक्त प्रवाह, गर्भाशय का संकुचित होना, भ्रूण का कम वजन, एम्ब्रियोटिक द्रव की अधिक मात्रा। तो कह रहा गर्भाशय के दौरान हाइड्रामरियोस का क्या अर्थ है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्ब्रियोटिक द्रव की अत्यधिक मात्रा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा एंटीपार्टम हेमरेज किस अवस्था में होता है? प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, या गर्भावस्था के दौरान तीसरी तिमाही में रक्तस्राव, या गर्भावस्था से पहले महीने में रक्तस्राव, या नवजात शिशु में रक्तस्राव। तो कह रहा एंटीपार्टम हेमरेज किस अवस्था में होता है? तो हमारा 17वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान तीसरी तिमाही में रक्तस्राव होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 18वां क्वेश्चन क्या करा, प्री मेच्योर लेबर को किस सप्ताह से पहले माना जाता है? 28 सप्ताह, 30 सप्ताह, 37 सप्ताह, 40 सप्ताह। तो कह रहा प्री मेच्योर लेबर, तो प्री मेच्योर लेबर को किस सप्ताह में पहले माना जाता है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 सप्ताह। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्प सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप और यकृत की असामान्यता, मधुमेह, कैल्शियम की अधिकता, प्लेसेंटा का खराब होना। तो कह रहा हेल्प सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और यकृत की असामान्यता। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉलिक एसिड की कमी से गर्भस्थ शिशु में कौन सा दोष हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हृदय रोग, गुर्दे की समस्या, पाचन विकार। तो कह रहा है फॉलिक एसिड की कमी से गर्भस्थ शिशु में कौन सा दोष हो सकता है? तो हमारा 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? गर्भाशय में संक्रमण, इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च रक्तचाप, भ्रूण की असामान्यता। तो कह रहा गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेस्टेशनल डायबिटीज का इंसुलिन प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एपीजीए स्कोर यानी अपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण के विकास की जांच, प्रसव की प्रक्रिया की जांच, या गर्भाशय संकुचन की निगरानी, या नवजात के जन्म के तुरंत बाद स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। तो हमारा अपगार स्कोर में हम क्या करते हैं? नवजात शिशु के क्या कहते हैं? स्वास्थ्य की स्थिति जांचते, यानी जन्म के तुरंत बाद स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन ही क्या कहता है? अपगार स्कोर कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर हमारा कह रहा क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हमारा फैलोपियन ट्यूब यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसे मापने के लिए किया जाता है? भ्रूण का वजन, गर्भाशय की मोटाई, गर्भ में मौजूद एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा, या रक्तचाप की जांच। तो कह रहा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भ में मौजूद एम्ब्रियोटिक द्रव की मात्रा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा
स्टन हिक्स संकुचन का क्या अर्थ है? गर्भाशय की असामान्य संकुचन, प्रसव के दौरान दर्द रहित संकुचन, या समय से पहले प्रसव, या भ्रूण की हृदय गति की असामान्यता। तो कह रहा ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का क्या अर्थ है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के दौरान दर्द रहित संकुचन। नेक्स्ट, कर मास्टाइटिस किस कारण से होता है? स्तन में संक्रमण, नवजात का कम वजन, अधिक मात्रा में दूध उत्पादन, ऑक्सीटोसिन की कमी। तो कह रहा मास्टाइटिस किस कारण से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तन में संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कार्ड प्रोलैप्स का क्या अर्थ है? प्लेसेंटा का खराब होना, भ्रूण की हृदय गति धीमा होना, नवजात का देर से जन्म लेना, गर्भनाल का पहले बाहर आ जाना। तो कह रहा कार्ड प्रोलैप्स का क्या अर्थ है? तो हमारा 27वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गर्भनाल का पहले बाहर आ जाना। नेक्स्ट, कह रहा फीटल डिस्ट्रेस के संकेत क्या हो सकते हैं? भ्रूण की हृदय गति का बढ़ना या घटना, गर्भाशय का संकुचन न होना, मां का उच्च रक्तचाप, प्लेसेंटा का सामान्य होना। तो कह रहा फीटल डिस्ट्रेस के संकेत क्या हो सकते हैं? तो हमारा 28वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की हृदय गति का बढ़ना या घटना। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह के बाद माना जाता है? 37 सप्ताह, 40, 42, 30। तो कह रहा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह तक के बाद माना जाता है? तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हमारा 42 सप्ताह के बाद माना जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा नियोनेटल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या होता है? नियोनेटल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या होता है? गर्भाशय में अधिक ऑक्सीजन, नवजात में संक्रमण, भ्रूण का कम वजन, या अधिक स्तनपान। तो कह रहा नियोनेटल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवजात में संक्रमण। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।